लास्ट क्लास हम लोग एक फंडामेंटल वेव इक्वेशन देख लिए थे, है नहीं? उसमें हम लोग देखे थे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये देखे थे। इसमें v था वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वेव and nature of medium। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, और वी कॉल इट हर्ट्ज। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सोर्स producing wave, जो सोर्स वेव बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लैम्डा इज वेवलेंथ, और ये कैसे पता चलता है? v/f से। ये हम लोग देखे। दूसरा स्पेशल चीज देखे थे कि वेव passes from one medium to other, its frequency does not change। वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता वेव का फ्रीक्वेंसी को। अब ये वेलोसिटी के साथ थोड़ा कंफ्यूज मत करो, क्योंकि यहां पर दो ठो वेलोसिटी है। दो ठो वेलोसिटी क्या है? एक हुआ वेलोसिटी ऑफ द वेव, कितना स्पीड में वेव जा रहा है। लेकिन जब वो वेव किसी एक मीडियम में जा रहा है तो उस मीडियम की पार्टिकल भी तो हिल डोल रहे हैं, पार्टिकल के पास भी कुछ वेलोसिटी है। So that is called velocity of particle. So velocity of particle and velocity of wave are two different things. ठीक है? अब वो velocity of particle कैसे हो रहा है सोचो। पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं, वेव प्रोपेगेट करता है, ठीक है? एनालाइजिंग मोशन ऑफ particle, कब? ड्यूरिंग वेव प्रोपागेशन। अब सोचो, थोड़ा इसको बारीकी से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। ये इधर बांध दिया गया है कोई एक थ्रेड को, आई सेक इट वंस, एक बार करके छोड़ दिया। What I observe, I found a wave which formed here. This wave starts moving in this direction. After some time, you find the wave is here, still going in this direction. After some more time, wave is here, that means the wave is going. What is happening to the particle of the medium? The particle of the medium are just oscillating about their mean position। मतलब ये पार्टिकल कहाँ गया? ये अपनी जगह हिल डोल रहा था, वेव जा रहा था, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए। ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था और वेव आगे जा रहा था। मतलब अगर इसको मैं माइन्यूटली ड्रॉ करना चाहूंगा, जब ये वेव थोड़ा सा आगे गया है, और चलो ऐसा लेते हैं कि कोई एक इसमें कंटिन्यूअस वेव जा रहा है, ये वेव जा रहा है, कंसीडरिंग ए वेव ट्रेन पासिंग। आई वांट टू एनालाइज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल हियर। ये पार्टिकल जब वेव ऐसे ऐसे दिख रहा है, कोई रस्सी में, कोई थ्रेड में वाइब्रेशन ऐसे दिख रहे हैं, जब ऐसे दिख रहा था तब ये पार्टिकल कहां पर था?
ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये पार्टिकल यहाँ पर था, सब अलग अलग जगह पे थे। रस्सी का ये वाला हिस्सा ऐसा बन गया था, ये वाला हिस्सा ऐसा बन गया था, मतलब ये लाइन नहीं था। अगर आप देखोगे you will not see the thread as well as the wave, you will see only the wave, है कि नहीं? वेव जा रहा है। चलिए अब इसी फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। सपोज हम कहेंगे ये हुआ कोई एक वेव, अब ये वेव इधर जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पार्टिकल अभी है वो यहाँ का पार्टिकल है, वो यहाँ पर आ गया है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। जो पार्टिकल यहाँ पर था थ्रेड का, वेव प्रोड्यूस करने से पहले, अभी जब वेव जा रहा है इसी इंस्टेंट में जब वेव यहाँ पर है, ये पार्टिकल आके यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये वाला पार्टिकल जहां था वही है, ना ऊपर गया ना नीचे आया। ऐसे हर एक पार्टिकल कोई ऊपर गया है कोई नीचे आया है। और वेव मान लो सपोज द वेव इज गोइंग लाइक दिस। मैं अभी ये जानना चाहता हूं व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल P, ये अभी किधर जा रहा है, नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? आई वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल P। पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट ये है, वेलोसिटी कैसा है, ठीक है, वेलोसिटी जानना है तो ठीक है, लेट अस ड्रॉ द फिगर अगेन। अब ये वेव यहां से शुरू हुआ था, अब थोड़ा आगे जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को थोड़ा ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये वेव को मैं यहां से शुरू करता हूं क्योंकि ये थोड़ा आगे जा चुका है, यहां तक गया था, यहां तक आ चुका है, देखो यहां तक था, ये यहां तक आ चुका है। तो सोचो तो अभी ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, ये, और ये जो पॉइंट था कहां था, वो ये, और P पॉइंट कहां था, ये P पॉइंट इज, ये वाला पॉइंट अभी P पॉइंट जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब थोड़ी देर के बाद जब ये वेव और थोड़ा आगे निकल गया होगा, वेव कुछ यहां पर आ गया होगा। सोचो अब ये पार्टिकल कहां पर गया होगा, यहाँ पर। मतलब जब वो यहाँ पर था, जब वेव यहाँ पर था, पार्टिकल यहाँ पर था, जब वेव इधर जाने लगा, ये पार्टिकल ऊपर जाने लगा। यू मस्ट बी एबल टू एनालाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। थोड़ा ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। समझ में आया? मतलब फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये वेव और आगे निकल गया, ये वेव और आगे निकल गया ऐसे। तो ये जो पार्टिकल पहले P पे था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया था, अब कहां पर आया, यहाँ पर आया, फिर नीचे आ रहा है। दिस पार्टिकल इज गोइंग अप एंड डाउन and the wave is propagating further। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे, the particles in the medium oscillate about their mean position, means equilibrium position, original position, while a wave propagates through them, wave propagates through them। ठीक है, बस ये मैं बताना चाहता हूं। कहने का मतलब है पार्टिकल के पास भी कुछ वेलोसिटी है, बट दैट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज समथिंग डिफरेंट। That may be more than the velocity of the particle, it may be less than the velocity of the particle। अगर आपको समझ में आया तो बताओ, in each of क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस comment if the points are moving up or down। आपको बताना है, कुछ पॉइंट्स में दूंगा ए बी सी डी, ये सब पॉइंट्स आर मूविंग अप और डाउन, कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम इसी के बलबूते पर करेंगे। अगर ये चीज समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूं कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है। लेट मी रीड्रॉ द फिगर हियर। सपोज हम कहेंगे, फिगर से फिर से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। क्या है कि कोई एक वेव ऐसे जा रहा है किसी रास्ते में, ये है वेव, और कैसे जा रहा है वो वेव इधर जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं ये वेव जब इधर से जा रहा है तब ये पार्टिकल दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, हिल रहा है। अब ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। कैसे जानूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ वेव इधर जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये वेव कुछ ऐसे गया होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस गया होगा, तो ये वेव ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। मतलब जब वेव इस पोजीशन में आ जाएगा, रेड वाली पोजीशन पे, ये पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा था। सिमिलरली सोचो, ये पार्टिकल के हाल क्या था, ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल जो ये ऊपर आया था, थोड़ी देर बाद कहाँ था, देखो जब वेव आगे आ गया, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे आ गया है, मतलब ये भी ऊपर जा रहा था इधर, है कि नहीं। सो दिस वाज गोइंग टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, दिस वाज गोइंग अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे करके सोचना है। चलो सोचते हैं ये पार्टिकल का हाल क्या था, ये पार्टिकल अब जब ब्लैक वाला वेव था, पार्टिकल ये था, वेव रेड वेव की पोजीशन पे आ गया, तो पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल नीचे आ रहा था, तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे आ रहे थे। ठीक है, अभी यही चीज को एनालिसिस करके आपको बताना है, ये सारा केसेस में पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा होगा, आपको इमेजिन करके बताना है, अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे करके बताना है। चलिए ध्यान से देखो, एनालिटिकल चीजें हैं। मैं कुछ फिगर दे रहा हूं, here is a wave and the wave is going like this, and say the wave is going like this. I want to know the motion of point A, point B, point C and point D upon C खाली। चलो ठीक है, इतने सारे पॉइंट का मोशन चाहिए। बीट नंबर 1 खाली बताना है, A upward downward, B upward or downward, C upward or downward like this। बीट नंबर 2, सपोज हम कहेंगे ये एक स्ट्रिंग है, इसमें कोई वेव ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं A, ठीक है, ये पॉइंट को B, ये पॉइंट को C, आपको सोच के बताना है, ये पॉइंट को C, वेव इधर जा रहा है, इधर वेव इधर जा रहा था। हर एक केस में ये यहाँ पर पॉइंट का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे ऐसे, तो आपको बताना है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है कि टुवर्ड्स राइट जा रहा है, इसके लिए भी ऐसे करके सोचना है। ठीक है, हर एक केस में आपको सोचना है। तीसरे केस में ये कोई एक वेव है और ये वेव इधर जा रहा है, पूछा है सारा पॉइंट का मोशन, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्या आप तीनों केस में लिख सकते हो अपवर्ड और डाउनवर्ड, खाली ऐसे लिखना है। मान लो कि आपको पता चला कि ए इज डाउनवर्ड, बी इज अपवर्ड, ऐसे करके करना है। तैयारी करो और बताओ
रेडी हो जाओ, देखते हैं कौन कितना जल्दी ये सारा आंसर को एनालिसिस करके निकाल सकता है। चलो आप मिलके डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे मैं करना चाहूंगा हाउ इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल ए बी सी। अब देखिए वेव इधर जा रहा है, मतलब थोड़ी देर के बाद वेव ऐसे आ गया होगा, ऐसे 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 आ गया होगा। तो सी पॉइंट कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। ए पॉइंट कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। बी पॉइंट कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये था वेव का पोजीशन 1, ये है वेव का पोजीशन 2। नहीं तो हम क्या कहेंगे, इन दिस केस ए वाज गोइंग डाउन, बी वाज गोइंग अप, सी वाज क्या हो रहा था, इट वाज गोइंग डाउन। समझ में आया। इस केस में वेव इधर जा रहा है, मतलब थोड़ी देर के बाद वेव कुछ यहां पर होगा। ये हो गया पोजीशन 1, ये हो गया पोजीशन 2। सोचो जो ए पॉइंट जो यहां पर था, ये कहा, ये थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा इधर हो गया, जस्ट नीट फिगर में थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रहा है, ये इसको ऐसा कर देते हैं। सोचे थोड़ा ये आगे आ गया है, ये पॉइंट ऐसे आ गया है। सोचो ये हो गया, ब्लैक वाला हो गया 1 पोजीशन 1 और रेड वाला हो गया पोजीशन 2। ए पॉइंट यहां था, अब वो यहां पर आ गया है, रेड के ऊपर आ गया है। बी पॉइंट यहां था, अब वो रेड के ऊपर आ गया है। सी पॉइंट रेड के ऊपर आ गया है, मतलब ए का हुआ है ऐसा मोशन, बी का हुआ है ऐसा मोशन और सी का हुआ है ऐसा मोशन। ए और सी का है जैसा मोशन हुआ है, ठीक है। इस केस में थोड़ा मैं फिगर को ठीक से ड्रॉ करूं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझने में आसान होगा। ये वेव ऐसा था, ये था पॉइंट ए, ये ऐसा था, ठीक है, और ये ऐसा था, ये था पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये वेव आगे आ गया है, मतलब वेव कुछ ऐसा है। क्योंकि वेव इधर जा रहा था, तो ये था 1 और ये वाला हो गया 2। अब ए कहां पे आ गया, सोचो ए कौन सा पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया है। बी कौन सा पार्टिकल है, ये वाला, तो ये कहां पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, नीचे आ गया है। बी हैज कम डाउन, यहाँ पे बी था, अब वो नीचे आ चुका है। सी कहां पे गया है, सी कुछ यहाँ पे आ गया है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ए मूव्स डाउनवर्ड, बी मूव्स, ए मूव्स अपवर्ड, सॉरी ए गया किधर, अपवर्ड, ए गया है अपवर्ड, बी गया है डाउनवर्ड और सी भी गया है डाउनवर्ड। तो ऐसे करके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अब अगर हम और एक वेव लेंगे, फिर देखोगे सी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अपनी जगह आया, फिर इधर जाएगा, ऐसे आएगा, कंटिन्यूअसली द वेव विल गो। समझ में आया क्या? ये वेव विल गो एंड द पार्टिकल विल ऑसिलेट लाइक दिस। तो ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया और आप लोगों का भी आंसर सही हो गया होगा इसमें। अभी मैं आगे बताना चाहता हूं कि अगर ये मोशन कुछ इस किस्म का होता तो क्या होता। चलिए देखते हैं। लेट अस चेंज द केस एंड विल सी। लाइट
नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज moves with 300 velocity with velocity 300 meter per second and enters a different medium. ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द सेकेंड मीडियम its velocity becomes 250 meter per second. Find frequency of wave in second medium. Find wavelength of wave in each medium. Out of the two mediums, which one is a denser medium? Which one is a denser medium? ये आपको बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास सारा फंडामेंटल है। ठीक है, चलिए तो आप लोग ट्राई करिए। क्या दिया है कि एक वेव है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। दिया है कि एक वेव ऐसे गया, जब इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी था 300 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी था 100 हर्ट्ज। जब इधर से गया, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 का फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड मीडियम V2 वाज 250 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो वेव के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कभी नहीं बदलता, इट रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज। किसी भी हाल में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए या कुछ भी करो, डज नॉट चेंज। सो आप कहोगे F2, the frequency here is F2 is same as F1 is same as 100 hertz. अच्छा, wavelength in each medium. In the first medium, you know V1 is equal to F1 lambda 1. तो क्या मिलेगा? lambda 1 is equal to V1 by F1. V1 कितना था? 300. F1 कितना था? 100। तो ये मीटर पर सेकेंड था, इसलिए आंसर आएगा 3 मीटर। अच्छा, वैसे ही V2 is equal to F2 lambda 2 और lambda 2 क्या हो जाएगा? It will be V2 by F2। V2 हो गया 250 by 100, so it is coming out to be 2.5 मीटर। बढ़िया है, आप लोग फटाफट बनाते हो। बीट नंबर 3 में क्या पूछा है? Which medium is denser medium? Medium with lesser velocity. Lesser velocity is called
तो हम कहेंगे सो मीडियम 2 इज डेंसर। फटाफट बता दिए तुम लोग, बड़े स्मार्ट है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मैं अभी आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, देखता हूं। बता दिया, कितना जल्दी बता दिया। देखते हैं सही है कि गलत है। बोलो मत आंसर। देखते हैं आज की स्टार कौन लेता है। सरडन सरिडन, सरडन बोल रहा है कि सेरिडन बोल रहा है? सरदर्द की दवा, सरदर्द की दवा है सरिडन। दो लोग कर चुके हैं, बाकी लोग लगे हैं। सरिडन सरिडन डन 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 डन। अच्छा ठीक है, तो अब मैं करता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए। इसमें दिया गया है stones were dropped into a pond at a rate of 40 stones per minute। stones, अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट केस में you were dropping 40 stones per minute, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स क्रिएटेड पर सेकेंड, दैट इज 40/60, दैट इज 2/3 हर्ट्ज, है ना। सेकेंड केस में यू आर ड्रॉपिंग 120 stones per minute, मतलब हाउ मेनी वेव्स यू आर प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड? 2 वेव्स पर सेकेंड, दैट इज 2 हर्ट्ज। और क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज 2 मीटर। अब जब आप यहाँ पर पत्थर डाल रहे हो, गोल 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 रिंग रिंग होके वेव जा रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ दिया है 2 मीटर। बोल रहा है कौन सा केस में वेव किनारा तक पहले पहुंचेगा? मीडियम सेम है ना दोनों केस में, और वेलोसिटी तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे as velocity of wave depends on nature of medium, so velocity is same in both case, they reach the side at same time, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। पूछा है सेकेंड केस में दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी देखना पड़ेगा कि अभी दोनों ही मीडियम में, दोनों ही केस में v बराबर है, और आप जानते हो कि v1 इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1, v2 इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2, और हमें मालूम है कि v1 इज इक्वल टू v2। सो क्या मिला? एज v1 इज इक्वल टू v2, दोनों केस में v बराबर है, तो आप कहोगे f1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। पूछा गया था लैम्डा 2, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, टू नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस पूछा था, दैट इज द वेवलेंथ। कैसे निकलेगा? f1 लैम्डा 1 बाई f2। f1 क्या था? 2/3। लैम्डा 1 क्या था? लैम्डा 1 वाज 2 मीटर बाई f2 क्या है? f2 इज नाउ 2 हर्ट्ज। सिंपलीफाई करें तो क्या मिल गया? 2/3 मीटर, 2/3 मीटर। ठीक है, तो पता चला कि the distance between two consecutive crests
distance between two consecutive trace will be equal to 2/3 मीटर। कैसे होगा, चलो सोचते हैं इसमें देखेंगे कि दिया है कि कोई वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है और दिखने में ऐसा है। पूछा है दोनों मीडियम में से कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम इन ईच मीडियम, क्योंकि सेम वेव जा रहा है, वेव का फ्रीक्वेंसी को भगवान भी नहीं बदल सकते। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v बाई लैम्डा। सो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यहाँ पर लैम्डा 2 है, तो क्या कहेंगे v1 बाई लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू v2 बाई लैम्डा 2। अब मीडियम 1 में लैम्डा 1 कितना है, ये डिस्टेंस इज लैम्डा 1। मीडियम 2 में लैम्डा 2 क्या है, ये डिस्टेंस इज लैम्डा 2। क्लियरली दिख रहा है, एज सोन लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 से छोटा है, लैम्डा 2 छोटा है, therefore v2 is less than v1, मतलब velocity of the wave is less in the second medium, velocity of the wave is less in the second medium, so medium 2 is denser medium। देखा कितने जल्दी जल्दी हमारे बच्चे खुद बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, यू आर थिंकिंग वेरी फास्ट, दैट इज वेरी गुड। साउंड वेव के बारे में देखेंगे। साउंड वेव के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। पहला हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज a longitudinal wave which propagates through air by compression and rarefaction। ये बाय कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन मूव करता है। और यू कैन से अदरवाइज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर मीडियम, एयर और गैस मीडियम, medium is called a sound wave। तो साउंड वेव किसको हम कहते हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लेकिन हर एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम साउंड वेव नहीं कहेंगे। हर एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव को साउंड वेव नहीं कहेंगे। अगर कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव एयर या गैसियस मीडियम में जा रहा है तो उसको हम कहेंगे साउंड वेव। आप लोग जानते हो हाउ यू प्रोड्यूस साउंड वेव। साउंड वेव कैसे बनाते हो, मान लो कि ये कोई एक तबला है, आप तबले पे मारते हो आवाज निकलता है, यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है, जब तबले पे तड़म तड़म मारते हो ये क्या होता है, स्क्रीन दब जाता है फिर उठ जाता है। तो यहाँ का जो एयर है वो यहाँ का एयर है उसको ऐसे 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 धक्का देने लगता है, तो यहाँ पर कंप्रेशन वेरिफिकेशन होके जाता है। नाउ दैट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव गोइंग हियर, यू से साउंड वेव इज गोइंग। जब कोई स्ट्रिंग आप बजाते हो, कोई म्यूजिकल स्ट्रिंग बीना बजाते हो, तो कैसा होता है उसमें, यू जस्ट टिकल द स्ट्रिंग में तो ट्रांसवर्स वेव होता है, फिर वो साउंड कहां से आता है, नहीं, ये स्ट्रिंग जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, क्या करता है कि यहाँ का एयर को ऐसे 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 धक्का देने लगता है,
धक्का देने लगता है तो एयर क्या होता है, थ्रू कंप्रेशन रेरिफिकेशन होते हुए आगे जाता है। तो स्ट्रिंग में तो जा रहा है ट्रांसवर्स वेव, बट द वेव प्रोड्यूस्ड इन एयर बिकम्स ए साउंड वेव। सो साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। उल्टा कहेंगे तो कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर एयर गैसियस मीडियम में जा रहा है तो हम उसको साउंड वेव के नाम पे डिजिग्नेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो लिखेंगे, छोटा सा एक एग्जाम्पल में लिखेंगे, अगर ये कोई गिटार है, एग्जाम्पल लिख लेंगे, इन ए गिटार the waves in strings are transverse waves, and they are not sound waves. However, when the strings vibrate, they produce longitudinal waves in air, which are sound waves. So स्ट्रिंग में जो वेव बनता है क्या वो साउंड वेव है? नहीं, स्ट्रिंग में तो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, वो नहीं है। लेकिन वो हिलने डुलने के कारण जो वेव बनता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कहाँ? एयर में। कोई गिटार को अगर वैक्यूम में बजाएंगे आवाज आएगा क्या? नहीं। वैक्यूम में बजाएंगे तो ट्रांसवर्स वेव तो रहेंगे, बट यू कैन नॉट हियर बिकॉज देयर इज नो एयर। ठीक है? ए गिटार इन वैक्यूम cannot produce sound wave में ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। अब बोलोगे प्रोपागेट नहीं करेगा, अरे बनेगा ही नहीं स्ट्रिंग में, लेकिन वाइब्रेशन होगा। बट देयर विल बी ट्रांसवर्स वेव्स, स्ट्रिंग में वेव होंगे ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होने से सुनाई देंगे, कोई जरूरी नहीं है वहां पर मीडियम। कोई गिटार को पानी के अंदर बजाएंगे तो क्या होगा? पानी के अंदर बजाएंगे तो वो पानी में वाइब्रेशन होगा। व्हेन वाटर इज नॉट ए गैस तो क्या होगा? वेव्स बनेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेंगे। पानी के अंदर गिटार बजाएंगे तो वाटर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेंगे, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बनेंगे, लेकिन कोई साउंड वेव नहीं बनेगा। क्योंकि साउंड वेव किसको कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर। तो हम क्या कहेंगे? When a guitar is played inside water, the waves in strings are transverse. The waves in water are longitudinal. But there are no sound waves। तो आपको साउंड वेव भली भांति समझ में आ गया है, साउंड वेव भली भांति समझ में आ गया है। ठीक है? अब साउंड वेव, कोई भी चीज अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा तो हम उसको साउंड वेव कहेंगे, लेकिन सारा साउंड वेव हमको सुनाई नहीं देता है। ठीक है? साउंड वेव के बारे में क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग अभी नोट करेंगे।
नोट पॉइंट नंबर 2 अबाउट साउंड वेव। हर एक साउंड वेव को हम सुन नहीं सकते, हर एक साउंड वेव को हम सुन नहीं सकते। जैसे मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। कोई झूले में बैठा है, ठीक है, ये झूला है, कोई बैठा है, आप उसको झूला झूला रहे हो। आप 1 सेकंड में, 1 मिनट में 20 बार झूला सकते हो, 1 मिनट में 25 झूला सकते हो, 30 झूला सकते हो, 40 झूला सकते हो। 1 सेकंड में 0.1 बार, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। 1 सेकंड में 100 बार झुलाने के लिए कहा जाएगा। अब जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करोगे, यू कैन नॉट स्विंग इट। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बार उसको झुला नहीं सकते। अगर आपको कहा जाएगा 1 मिनट में 10 बार झुलाओ, हाँ ऐसे 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 10 बार कर लिए। 1 सेकंड में 100 बार करोगे, ये झूलेगा नहीं, जस्ट अपनी जगह खाली वाइब्रेट करेगा। तो डिपेंड करता है कि कैसा ये स्ट्रिंग के ऊपर बैठा है, ठीक है ना। मान लो कोई पेड़ है, ये पेड़ है, आपको कहा गया इसको वाइब्रेट करो, 1 सेकंड में 25 बार क्लिक 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 क्लिक, हाँ कर सकते हो, लेकिन इसको झुला नहीं सकते, क्योंकि वो कैसा अरेंजमेंट है झुलाने का, सबका एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अभी आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़े हो तो बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ये सेंस नहीं करता है ना। वैसे ही हमारे जो ईयर ड्रम है उसका एक फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर सकता है, ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे 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 वाइब्रेट नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? इतना जल्दी जल्दी वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो उसका एक रेंज है। एक बहुत स्लो होने से वाइब्रेट नहीं करेगा, बहुत जल्दी जल्दी होने से वाइब्रेट नहीं करेगा। मतलब हमारा जो ऑडिबल साउंड है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर ऑडिबल साउंड है। हो सकता है किसी दूसरे जानवर के कान पतले, जैसे कुत्ता सोया है रास्ता में, थोड़ा सा खुड़क आवाज कर जाता है, वो तुरंत उठ के देखता है, क्योंकि वो छोटा सा फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ लेता है ना। अब चींटी, क्या चींटी आपस में बात नहीं करते? क्या मालूम करते होंगे, लेकिन उनका आवाज हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, ठीक है ना। आप देखोगे सांप जो है, सांप को क्या करते हैं, वो बीन बजाने से वो डांस करता है, उससे डांस नहीं करता है, वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी से वो इरिटेट होके मारने की खोजता है। वो समझ में आ रहा ना? तो ऐसा होता है। तो सबको अपना, सबका सुनने का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। हम क्या लिखेंगे? ह्यूमन कैन हियर साउंड of frequency 20 hertz to 20 kilohertz, किलोहर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करेंगे, you will be very much irritated। कभी कभी देखे होगे कोई कोई चीज जो है अच्छा 20 किलोहर्ट्ज मतलब कैसा साउंड है बताओ? जितना पतला फ्रीक्वेंसी है उतना मोटा आवाज है। हो ओ, हम लोग ओम उच्चारण करते हैं ना, वो ओम शुरू होता है, इनफैक्ट शुरू में सुनाई नहीं देगा। व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग ओम, अब अंदर से चलेगा, क्योंकि वो 8 हर्ट्ज से शुरू होता है, साइंटिफिकली कहा जाता है 8 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है। तो 8 हर्ट्ज से धीरे धीरे जैसे बढ़ाते जाओगे 20 हर्ट्ज आएगा, फिर ओम सुनाई देगा, फिर ऊपर चलेगा। मतलब वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है ओम। और मतलब जितना मोटा आवाज है वो लो फ्रीक्वेंसी का होते हैं, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज है वो बहुत पतला होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि कोई मेरा आवाज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि कोई लड़की का फ्रीक्वेंसी का साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कैसे पता करेंगे? लड़की का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पतला आवाज होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मेरा आवाज मोटा है ना। जब अमिताभ बच्चन बोलेंगे और क्या कौन बोलेंगे, हमारा लता मंगेशकर दीदी बोलेंगे, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगा? लता मंगेशकर का, क्योंकि पतली आवाज है ना। और अमिताभ बच्चन के मोटे आवाज है तो लगेगा कैसे ना, लो फ्रीक्वेंसी के। तो एक पर्टिकुलर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, इससे कम फ्रीक्वेंसी होगा हमारे कान उसको पहुंचेगा, वेव्स विल रीच बट यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो श्रीलिंग आवाज होगा। कभी कभार देखोगे कोई चीज मान लो कि कहीं रगड़ दिया, फ्लोर पे खींच लिया, ऐसे आवाज हुआ, अरे बंद करो, कैसे लग रहा है, बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा। अगर बहुत ही पतला आवाज हुआ तो इतना इरिटेटिंग लगेगा कि इट विल बी पिंचिंग योर ईयर, ऐसे लगेगा।
कब लोग बहुत ही इंटॉलरेंट लगता है कि अगर कोई चीज को खींच के लेता है और एक पूरा स्रिलिंग आवाज आता है उसमें से, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज आता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ह्यूमन कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होगा हम सुन नहीं सकते, साउंड होगा हमें सुनाई नहीं देगा, किसी दूसरे जानवर को सुनाई दे रहा होगा, और 20 हर्ट्ज से कम होगा हमें सुनाई नहीं देगा। तो क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ हारमोनियम is more than frequency of that of a तबला। तबला का फ्रीक्वेंसी, तबला का धुम धुमा धुम धुम होता है, जबकि हारमोनियम का पुई पुई करता है, तो आप कहोगे तबला का फ्रीक्वेंसी कम है और हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जितना पतला आवाज। लेकिन कोई अगर लड़का चिल्लाएगा और कोई लड़की चिल्लाएगी, दोनों का फ्रीक्वेंसी में अंतर होगा, लेकिन किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, लड़के की आवाज की कि लड़की की आवाज की वेलोसिटी ज्यादा होगा? अरे आवाज कितना वेलोसिटी में जाएगा, साउंड कितना वेलोसिटी में जाएगा, वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो लड़की चिल्लाएगी, साउंड जितना जोर से भागेगा, लड़का चिल्लाएगा तो साउंड उतनी जोर से भागेगा। However, velocity of all frequencies in all frequency sound waves in air is same, सारे के लिए बराबर होगा। ये मत चिल्लाओ कि पतला आवाज है तो जल्दी जल्दी भाग जाएगा साउंड, नहीं, मोटा आवाज हो तो धीरे धीरे जाएगा, नहीं। हाँ, और एक चीज होता है, पतला आवाज दूर तक सुनाई देता है क्योंकि वो डीके होता है बहुत धीरे धीरे, मोटा आवाज जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, वो सारे वेव के लिए होता है। लो फ्रीक्वेंसी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेट करके निकल जाता है। इसलिए लाइट डालते हैं तो हमारे ऊपर फोटो उठाते हैं, ऑर्डिनरी फ्लैश लाइट डालते हैं तो हमारा सेल्फी निकलता है। एक्सरे डालेंगे तो मान लो आपकी कैमरा में, मोबाइल कैमरा में एक्सरे अरेंजमेंट हो गया, फोटो उठा दिए, क्या निकलेगा? स्केलेटन, है कि नहीं? ये पियर्स करके अंदर तक बोन तक जाएगा, निकल जाएगा। सेल्फी में क्या निकला? स्केलेटन निकला, ये मैं हूं, है ना। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है उसका ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, तो अगर लड़की चिल्लाएगी तो दूर तक वो सुनाई देता है, जल्दी जल्दी वो डाई आउट नहीं होता है। लड़का चिल्लाएगा दूर तक वो जाएगा नहीं, लेकिन जितने भी जोर से जाएगा दोनों का स्पीड बराबर रहेगा। कोई अगर हुस्की वॉइस में अगर बात कर रहा है एक रूम में, बाहर सुनाई नहीं देता है क्योंकि डाई आउट हो जाता है। पतला आवाज में बात कर रहे हैं तो बाहर भी कोई खड़े होकर सुन सकते हैं क्या बात कर रहा है, हाँ ये बात कर रहा है, मतलब इट इज एबल टू पास थ्रू, है कि नहीं। तो यहाँ पे काफी सारे चीजों को आपको फील में लाना है, एक हुआ स्पीड, एक हुआ फ्रीक्वेंसी, एक हुआ लाउडनेस, कितना जोर से सुनाई देगा, कितना दूर तक सुनाई देगा, ये सारा चीज हम लोग एक एक करके सारे चीज को देखेंगे। ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब हमारे पास कोई अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, 60 किलोहर्ट्ज का साउंड निकला, वी कैन नॉट हियर इट, ठीक है, हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन एक इरिटेशन क्रिएट होगा, हमारा ईयर उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक इरिटेशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली एक नॉइज जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बाय रिलेशन, क्या रिलेशन से? V proportional to root over of T, where ये सारे का प्रूफ करना भी मुश्किल है, हायर क्लासेस में प्रूफ आएंगे। where T is absolute temperature
तो इसका मतलब हुआ कोल्ड डेज में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा कि हॉट समर डे में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा। कोल्ड डेज में टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर कम है तो साउंड धीरे धीरे मूव करता है, और हॉट समर डेज में टेम्परेचर ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मोर। तो इसका मतलब हुआ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर the velocity of sound in air increases। हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, velocity of sound also depends on density of the gas। V is proportional to 1 by rho। rho क्या है? rho is density of gas। जिस गैस के अंदर से जा रहा है ये वेलोसिटी उसको A से रिलेटेड है। मतलब डेंसिटी गैस का बढ़ेगा तो आप कहोगे कि वेलोसिटी विल बी मोर, डेंसिटी गैस का घटेगा वेलोसिटी विल बी लेस। इवन एट सेम टेम्परेचर अगर डेंसिटी ज्यादा हुआ कम हुआ उसके हिसाब से वेलोसिटी कम या ज्यादा होगा। अब बताओ ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा है? Which air has more? Yes। तो हम जानते हैं, शायद आप में से कोई भूल गया होगा, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। में कभी आपका हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाते वक्त, प्रेशर बताते वक्त, डेंसिटी पढ़ाते वक्त बताया था डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। ऐसा क्यों होता है? ड्राई एयर में होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मोस्टली, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 है, ऑक्सीजन का 32 है। मॉइस्ट एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ वाटर पार्टिकल भी होते हैं। अब नाइट्रोजन का तो 28 रहा, ऑक्सीजन का 32 रहा, लेकिन वाटर का 18 है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले चीज अगर सेम वॉल्यूम का ड्राई एयर, सेम वॉल्यूम का मॉइस्ट एयर देखेंगे तो मॉइस्ट एयर का मास कम लगेगा। मास कम है, सेम वॉल्यूम है, मतलब डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस। जो वजनदार चीजें निकाल के उनके जगह हल्का फुल्का चीज रख दिए तो इसका मास कम हो जाएगा। तो ये था मॉइस्ट एयर के लिए और ये था ड्राई एयर के लिए। हम जानते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं पहले से, आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे अलग बात है, लेकिन मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम है। इसका मतलब हुआ बाय इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ड्राई एयर डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया तो डेंसिटी घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज। समझ में आ रहा ना? तो जैसे हमें पता चला कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम है, हमें ये पता चला कि with increase in humidity, thus with increase in humidity, the density of air decrease and velocity of sound increases।
वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। एयर में अगर ह्यूमिडिटी रहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। जितने ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। अब बताओ, अगर आप मूढ़ी खाते हो, मूढ़ी इंडियन बिस्किट छोटे छोटे होते हैं ना, चावल से बनाते हैं, अब इसको इंडियन बिस्किट भी कहते हैं। तो मूढ़ी का डिब्बा को खुला छोड़ दोगे, विंटर में जल्दी वो डैम्प हो जाएगा कि समर में जल्दी डैम्प हो जाएगा? मूढ़ी का डिब्बा को खुला छोड़ दिए, समर में क्या कहते हैं, डैम्प हो जाएगा, मतलब वो फिर नरम हो जाएगा ना। समर में जल्दी नरम हो जाएगा कि विंटर में जल्दी नरम हो जाएगा? क्या लगता है आपको? समर में। क्यों? समर में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चर होता है गर्म होने के कारण। वैसे भी ये लड़कियां मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कब लगाते हैं, समर में कि विंटर में? विंटर में। विंटर में एटमॉस्फेयर ड्राई रहता है, पानी कंडेंस होके गिर जाता है ना, तो जो मॉइस्चर, और समर में क्या होता है, समर में तो वेपराइज होके मॉइस्चर रहता है और मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब हुआ समर में ये एयर का डेंसिटी ज्यादा रहेगा कि विंटर में एयर का डेंसिटी ज्यादा रहेगा? इन समर ड्यू टू इंक्रीज in humidity, density of air is less, so velocity of sound is more in summer than in winter. विंटर में वेलोसिटी साउंड का कम है, समर में साउंड का वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास। ठीक है, चलिए।